नमस्कार दोस्तों जो ये भारत आप देख रहे हैं वो हमेशा से ऐसा नहीं था। आज़ादी के बाद ये बहुत ज़्यादा टुकड़ों में बँट गया था, जिसे जोड़कर सरदार पटेल ने एक अखंड भारत का निर्माण किया। सरदार पटेल को इसीलिए भारत का निर्माणकर्ता कहा जाता है, इन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है। तो आज हम जानेंगे उनके जीवन के बारे में और नेहरू और गांधी से उनकी विचारधारा में क्या समानता थी, क्या अलगाव थी, यह भी जानेंगे। तो आइए जानते हैं। सरदार पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1975 को गुजरात के नाडियाड में हुआ था। आपको ये जान के हैरानी होगी, उनके जन्म की जो तारीख लिखी है उन्होंने खुद लिखी थी। 10वीं के फार्म में उनसे पूछा गया कि उनका जन्म तिथि क्या है, तो उनको पता नहीं था। उन्होंने यही लिख दिया 31 अक्टूबर 1975, जो आज तक चला आ रहा है। उनके पिता का नाम झावेर भाई पटेल था और उनकी माता का नाम लाडबाई था। ये अपने माता पिता की 6 संतानों में चौथे नंबर पर थे। इनके पिता किसान थे। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई अपने गांव करमसद से की। यहाँ सरदार पटेल कक्षा 3 तक पढ़े। इसके बाद वो आगे की पढ़ाई के लिए अपने गांव पाटेलाद में चले गए और वहाँ तक उन्होंने 5वीं तक पढ़ाई की। घर के हालात बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे, इनके पिता किसान ही थे। तो यह अपने दोस्तों से किताबें मांग कर पढ़ते थे, क्योंकि किताबें खरीदने के लिए इनके पास पैसे नहीं हुआ करते। इसके बाद 1897 में इन्होंने 10वीं की परीक्षा की। तब तक इनका विवाह झावेर बाई के साथ हो चुका था। उस समय इनकी उम्र 16 वर्ष थी। फिर इन्होंने थोड़े दिन वकालत की। उसके बाद ये पढ़ने के लिए लंदन चले गए और लंदन के मिडिल टेम्पल स्कूल से इन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई की। वहाँ उन्होंने इसमें टॉप किया। यह पढ़ाई 36 महीनों तक चलती थी। लेकिन सरदार पटेल जो अत्यंत ही तीव्र बुद्धि के थे और बहुत ही मेहनती थे, उन्होंने 30 महीनों में यह पढ़ाई ख़त्म कर दी। वहाँ से आकर ये अहमदाबाद में वकालत करने लगे। धीरे धीरे यह शहर के सबसे नामी वकील बन गए और सबसे महंगे वकील बन गए। यहाँ तक माना जाता था कि सरदार पटेल ने अगर केस ले लिया तो वह आदमी केस कभी हारेगा नहीं। उन पर विदेशी प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ गया था। वो हमेशा सूट और टाई पहने रहते थे, अंग्रेजी में बात करते थे, सिगार पीते थे। उनके पास ऐसा रंग की कोई कमी नहीं थी। कहा तो यहाँ तक जाता है कि उनके कपड़े भी अहमदाबाद से बम्बई धुलने के लिए जाते थे, क्योंकि अहमदाबाद में उतनी अच्छी धुलाई नहीं हो पाती। अभी तक सरदार पटेल पर गांधी का ज़्यादा प्रभाव नहीं था, मानते थे, ना ही उनके विचारों का उन पर कोई प्रभाव था। अभी तक वो गांधी से मिले भी नहीं थे। वह गांधी जी के विचारों को बिना मतलब का समझते थे और मानते थे कि गांधी जी के विचारों से आज़ादी नहीं मिल सकती थी। सरदार पटेल अहमदाबाद के अहमदाबाद क्लब में रोज जाया करते थे और वह ब्रिज खेलने के बहुत शौकीन थे और इस खेल में उनको महारत हासिल थी। उसी क्लब में एक बार महात्मा गांधी को सत्य और अहिंसा पर बोलने के लिए बुलाया गया था, क्योंकि गांधी जी उसका प्रयोग करके साउथ अफ्रीका से अभी तुरंत ही लौटे थे। तो सभी लोग उनको सुनने पहुंचे। उनके बगल में बैठे जीवी मावलंकर भी उनको सुनने के लिए गए, परंतु सरदार पटेल नहीं गए। उन्होंने कहा कि ये सब बेबुनियादी बातें हैं, इस विचारधारा से या ऐसी सोच से आज़ादी हमें नहीं मिल सकती। यह बात थी सन 1917 के शुरुआती दौर की, जब गांधी जी की पहली मुलाकात सरदार पटेल से उस क्लब में हुई थी। अभी तक सरदार पटेल पर गांधी का ज़्यादा प्रभाव नहीं था। उसके बाद उनकी अगली मुलाकात होती है 1917 में ही एक समारोह में, जिसे देखकर सरदार पटेल के मन में उनके प्रति थोड़ी सी आस्था जगी। लेकिन उनके ऊपर असली प्रभाव तब पड़ा जब 1917 का चंपारण आंदोलन गांधी जी के सत्य और अहिंसा के दम पर सफल हो पाया। इससे सरदार पटेल बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए। उनको लग गया कि हाँ, इस विचारधारा से भी किसी आंदोलन को सफल बनाया जा सकता है और आज़ादी पाई जा सकती है। यहीं से सरदार पटेल ने उनको अपना गुरु मान लिया और आजीवन मानते रहे। कोई कितना भी विरोध करे, लेकिन सरदार पटेल ने गांधी जी की हर बात को माना। इसके बाद के आंदोलनों ने उनको और प्रभावित किया। उन्होंने अपना विदेशी सूट और अंग्रेजीपन को छोड़ दिया। वह अपने देसी वस्त्र खादी को पहनने लगे और वो हमेशा यही पहना। जब चौरी चौरा में पूरी कांग्रेस कमेटी ने गांधी जी के साथ छोड़ दिया, तब भी सरदार पटेल एक चट्टान की तरह उनके साथ खड़े रहे और अंत तक खड़े रहे। सरदार पटेल को सरदार की उपाधि मिली 1928 के बारदौली आंदोलन में। बारदौली जिसमें किसानों की फसल खराब हो गई थी, लेकिन जो अंग्रेज थे वो बढ़ा हुआ लगान वसूल कर रहे थे, जिसका विरोध वहाँ किसानों ने किया और इस आंदोलन का नेतृत्व किया सरदार पटेल ने। सरदार पटेल वहाँ गए, उन्होंने देखा कि वास्तव में उनकी स्थिति खराब है। उसके बाद अंग्रेजों को उन्होंने कर देने से मना कर दिया, तो अंग्रेजों ने उन किसानों का घर नीलाम करना शुरू कर दिया जो कर नहीं देते थे। तो सरदार पटेल जो कि वकील थे, वो जानते थे कि बिना किसान के साइन किए उसका घर नीलाम नहीं किया जा सकता। जिस किसान का भी घर नीलाम होना होता तो उस किसान को वहाँ से हटा देते और वह साइन नहीं कर पाता, जिससे उनका घर नीलाम नहीं हो पाता। अंत में अंग्रेजों ने परेशान होकर किसानों का कर्ज माफ़ कर दिया।
जिससे खुश होकर वहाँ के लोगों ने उनको सरदार की उपाधि दी। सरदार पटेल अपने दृढ़ निश्चय, दूरदर्शिता और देश प्रेम के लिए जाने जाते थे, लेकिन उनके प्रेम में कोई लालच नहीं था, जैसा कि जवाहरलाल नेहरू में था, जो पद के लिए हमेशा लालायित रहते थे। ये बात 1946 की है, जब निश्चय हुआ कि कांग्रेस कमेटी का जो अध्यक्ष होगा, आज़ाद भारत का वही पहला प्रधानमंत्री होगा। इसके लिए कांग्रेस के सभी राज्यों के कांग्रेस कमेटियों से वोट मांगा गया और नाम दिया गया सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू और JB कृपलानी का। तो 15 कमेटियों ने इनमें वोट दिया। उन 15 वोटों में से 12 वोट मिले सरदार पटेल को, 2 वोट मिले JB कृपलानी को और 1 वोट का पता नहीं चल पाया। इससे स्पष्ट होता है कि जवाहरलाल नेहरू की तुलना में सरदार पटेल का कद काफ़ी बड़ा था और पूरे भारत में उनकी अप्रतिम लोकप्रियता थी। सभी का विश्वास उनके अंदर था, क्योंकि वो एक शुद्ध और स्पष्ट छवि के नेता थे। जब इस बात को गांधी जी ने नेहरू को बताया कि तुम चुनाव हार गए हो, तो नेहरू इस पर चुपचाप मौन हो गए। गांधी जी ने दोबारा कहा, फिर भी नेहरू चुप रहे, तो गांधी जी समझ गए कि नेहरू नाखुश हैं। तो उन्होंने यह बात सरदार पटेल को बताई। सरदार पटेल ने तुरंत ही अपना नाम अध्यक्ष से वापस ले लिया, जिससे नेहरू को आगे बढ़ने का मौका मिला और वह अध्यक्ष बने और भारत के पहले प्रधानमंत्री भी बने। यहाँ आप सीधा सीधा देख सकते हैं कि नेहरू और सरदार पटेल की सोच में कितना अंतर है और दोनों की विचारधारा में भी कितना अंतर है। मानते थे, यहाँ भी उन्होंने गुरु की बात को मान ली और उनका मान रखा। यह उनके देश के प्रति प्रेम और त्याग को दर्शाता है। आज़ादी के बाद भी उन्होंने जोधपुर रियासत, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर को भारत में मिलाया। यह तो आप सभी जानते होंगे, इस पर तो बहुत सारी वीडियो हैं। इसके साथ कुल 561 रियासतों को मिलाकर एक अखंड भारत का निर्माण किया। विभाजन पर बातचीत के लिए जब कोई सामने नहीं आया, तो सरदार पटेल को उस विभाजन कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया, क्योंकि सभी लोग जानते थे कि इस कठिन मुद्दे को कोई सुलझा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ सरदार पटेल, क्योंकि जिन्ना के हट के सामने कोई एक अडिग व्यक्ति चाहिए था, वो सिर्फ सरदार पटेल थे। बात 1947 में जब भारत के विभाजन के बाद मुसलमानों को हमले होने लगे, सरदार पटेल खुद अमृतसर गए, निजामुद्दीन गए, वहाँ ऐलान किया कि जो मुसलमान यहाँ रह गए हैं वो सच्चे भारतीय हैं, वो भारत के नागरिक हैं और उनकी सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। चीन के मुद्दे पर भी उन्होंने नेहरू को सावधान किया था, लेकिन नेहरू नहीं माने, जिसका परिणाम हमें 1962 में देखने को मिला। भारत में सिविल सेवा के जनक के रूप में भी सरदार पटेल को याद किया जाता है, क्योंकि इससे पहले सिविल सेवा की परीक्षा बहुत ही कठिन और विदेशों में कराई जाती थी। सरदार पटेल ने उस पर उनका प्रभाव समाप्त किया, उसका भारतीयकरण किया। आज जब राजनीति में परिवारवाद चरम पर है, तब सरदार पटेल ने अपने बेटे से कहा था कि जब तक मैं दिल्ली में हूँ, तुम कहीं भी मेरे नाम का प्रयोग नहीं करोगे और ना ही तुम दिल्ली के आसपास दिखाई दोगे। ये थे सरदार पटेल और उनका व्यक्तित्व। आर्टिकल 370, जिसे हाल ही में समाप्त किया गया है, यह आर्टिकल जब शुरू में लाया गया था तो उसमें एक देश और लेकिन 2 तरह की सुविधाएं उनको दी जाती थी। उनका अलग संविधान, उनका अलग झंडा, सब कुछ उनका अलग होगा और ना ही उसको हटा प्रावधान था। लेकिन सरदार पटेल ने अपनी सूझबूझ से उसमें एक पॉइंट जोड़ दिया कि भारतीय संस्था जब चाहे उसे हटा सकती है। यह उनके द्वारा ही जोड़ा गया और जिसके आधार पर आज यह हटाया गया। 15 दिसंबर 1950 को मुंबई के बिरला हाउस में इस महान इंसान ने अपने शरीर को त्याग दिया। आज भी उनके जन्म दिवस 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो नमन है ऐसे महान विभूतियों को। ये था सरदार वल्लभ भाई पटेल का पूरा जीवन इतिहास। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।